हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? क्लास लाइव हो चुकी है ना? चलो भाई, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्ते। अच्छा, ये बता देना कि क्लास एकदम आवाज सब आ रही है ना? बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से। वीडियो भी अब क्लियर होगा ना? चलो, रामलाल आ चुके, रोहित आ चुके, जतिन आ चुके, धर्मेंद्र, पंकज, महेंद्र, नरेंद्र, उसके बाद है शिवम, प्रिया, अंशुमन, रवि कुमार हैं, कार्तिक हैं। चलो चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे? हम केमिस्ट्री में एसिड बेस सॉल्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे। एसिड बेस पहले पढ़ रहे थे, सॉल्ट मैंने कहा था लास्ट में पढ़ेंगे। अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ रहे थे। अब थोड़ा सा कल की क्लास को रिवाइज करेंगे कि भाई कल हमने क्या क्या पढ़ा था। आपको याद है मैंने कहा था कल कि एसिड और बेस को हम किस तरीके से, डेफिनेशन इनकी क्या क्या बन जाती है, यानी कि इनको हम किस तरीके से, 4 तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं उनको हम पीएच स्केल से पता करते हैं कि ये एसिड है, कोई सॉल्यूशन या बेस है। और पीएच स्केल के बारे में हमने बात करी थी कि 0 to 7, 7 to 14 लिखा हुआ होता है ये। फिर हमने कल पढ़ा था कि एसिड और बेस को पहचानने का ओल्डेस्ट मेथड कौन सा है। ओल्डेस्ट का मतलब सबसे पुराना। चक के बता दोगे, पीएच वैल्यू से, लिटमस पेपर से, या मेटल्स धातुओं से अभिक्रिया करके आप एसिड बेस को पहचान लेते हो। ये सबसे पुराना था, ये सबसे ओल्डेस्ट तरीका था। उसके बाद जो 2 नंबर पे हम कल पढ़ रहे थे, दैट इज आर्रेनियस। आर्रेनियस जी ने क्या कहा था एसिड और बेस के बारे में, ये हम कल पढ़ रहे थे आर्रेनियस कॉन्सेप्ट के बारे में, आर्रेनियस सिद्धांत के बारे में, कि आर्रेनियस जी ने क्या कहा था कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो फटाक से बताओ कि कल क्या पढ़ा था हमने, आर्रेनियस जी ने क्या कहा था। फिर हम ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी पढ़ेंगे आज। उसके बाद लेविस ने क्या बोला था एसिड और बेस के बारे में। फिर हम एक एक करके सारे एसिड्स पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको याद है कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि आर्रेनियस जी ने कहा था कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसको आप एक्वस में डाल दो, एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन में डाल दो, पानी में डालते ही जिससे कौन से आयंस रिलीज होना शुरू हो जाए, जिससे H+ आयंस रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। H+ आयंस को कहते हैं हाइड्रोजन आयन। जो हाइड्रोजन आयन दे पानी के अंदर डालते ही, उसको आप क्या कहते हो, उसको आप एसिड कहते हो, उसको आप अम्ल कहते हो। ये बात आर्रेनियस जी ने कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ा भी थी, दी थी, है ना। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं नेक्स्ट की आर्रेनियस ने एसिड के बारे में और क्या क्या बातें बोली थी। देखो इसका एग्जाम्पल हम कल पढ़ चुके थे, HCl इसका एग्जाम्पल था कि अगर आपने HCl को क्या दे दिया, एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, तो ये टूट जाता है H+ और Cl नेगेटिव में, H+ और Cl नेगेटिव में। तो इसने हाइड्रोजन आयन दे दिया। तो बच्चा ये क्या है, ये एक एसिड है, ये एक अम्ल है, ये हमने कल पढ़ लिया था। अब आर्रेनियस जी ने एसिड और बेस के बारे में दूसरी बात क्या बताई थी, वो ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी एसिड जिसको आप पानी में डालोगे, बहुत ध्यान से नोट डाउन करना है इसको, ठीक है। आर्रेनियस ने कहा कि भाई ऐसा एसिड जिसको आप पानी में डालोगे और पानी में डालते ही वो ज्यादा मात्रा में क्या दे, H+ आयंस दे, यानी कि मोर H+ आयंस रिलीज करे, बहुत ज्यादा H+ आयंस रिलीज करना शुरू कर दे, तो उस एसिड को आप स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हो, उसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हो, उसको आप प्रबल अम्ल बोलते हो। ये बात किसने कही थी, ये बात आर्रेनियस जी ने कही थी। और ऐसा एसिड जिसको आपने पानी में डाला, डालते ही वो H+ आयंस तो देगा, लेकिन वो H+ आयंस कम मात्रा में देगा, यानी कि लेस अमाउंट में रिलीज करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वीक एसिड कहते हैं, उसको हम वीक एसिड और हिंदी में हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये बात याद रखिएगा बच्चा, आर्रेनियस जी ने बताई थी कि भाई जो जितना ज्यादा H+ आयंस रिलीज करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो जितना कम करेगा वो उतना ही ज्यादा वीक एसिड है, वो उतना ही ज्यादा दुर्बल अम्ल है।
अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट और बता दूं, इन्होंने इसके साथ और क्या बोला। इन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो हमेशा हम लैब में सिंथेसिस करते हैं, यानी कि इनको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, जबकि जो वीक एसिड होते हैं ये हमें नेचर से मिलते हैं, ये हमें प्रकृति देती है, नेचर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्या खाओ, आप खाओ टमाटर, तो टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर और पालक दोनों में ही जो आपका टोमेटोज इन स्पिनिच होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। आप दही खा रहे हो, कर्ड, दही छाछ खा रहे हो, तो उसमें लैक्टिक एसिड है। तो ये हमें कहां से मिल रहे हैं, ये नेचर से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसे आपने सेब खाया, एप्पल खाया, तो एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड होता है। तो याद रखिएगा, हम जो डेली लाइफ में एसिड्स खाते हैं अपनी डाइट में, तो वो हम कौन से खाते हैं, वो हम वीक एसिड वाले खाते हैं। और वीक एसिड क्यों खा सकते हैं, क्योंकि इसमें H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इसलिए हम खा सकते हैं। ये आप नहीं खा सकते, ये आप लैब में काम में लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे HCl, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे हम आगे। तीसरा आता है HNO3। ये एसिड्स आप खा नहीं सकते क्योंकि इनमें H+ आयंस ज्यादा होते हैं और आपका पेट खराब कर देंगे। अगर खाओगे तो आपके पेट को जला देंगे, आपकी स्किन को जला देंगे, आपके मुंह को जला देंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो RNASD ने कहा कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा विलियन जिसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला तो हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दिया, तो वो एसिड है। जिसने ज्यादा मात्रा में करा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसने कम मात्रा में करा वो वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग वाले आप लैब में सिंथेसिस करते हो, लैब में बनाते हो और इनको लैब में ही आप काम लेते हो। और जो वीक वाले होते हैं वो हम खाते हैं, वो वीक वाले जो होते हैं वो हम खाते हैं। होगी बात, खत्म होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बच्चों ये बताओ, RNASD ने क्या कहा कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जो हाइड्रोजन आयन रिलीज करे वो किस नेचर का होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। इन्होंने ये बात बोली ना। अब मैंने कहा था केमिस्ट्री इज द अनदर नेम ऑफ एक्सेप्शन, केमिस्ट्री में अपवाद ही है। तो बच्चा आरएनएस का जो एसिड के बारे में डेफिनेशन था उसका एक्सेप्शन क्या बनता है, उसका अपवाद क्या बनता है, बहुत ध्यान से सुनना ये कॉन्सेप्ट। मैं 3 चीजें बता रही हूं। एक गैस होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है, वो लाफिंग गैस होता है। ठीक है, अब सुनो, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे एनवायरमेंट में होती है, हमारे वातावरण में होती है, तीनों गैसेस। अगर इन एनवायरमेंट में इनको हल्का फुल्का वाटर वेपर मिल जाए, जल वाष्प मिल जाए, इनको हल्का फुल्का पानी मिल जाए, तो जैसे ही SO2 को H2O मिला तो बच्चा ये H2SO4 नाम का एसिड बना देती है। कार्बन डाइऑक्साइड को हल्का फुल्का पानी मिला तो बच्चा ये H2CO3 एसिड बना देती है। और NO2 को H2O मिला तो ये HNO3 बना देती है। तो आप देखो ना बच्चा, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूं कि ये जो 3 गैस लिखी हैं इनका नेचर एसिडिक है? कह सकती हूं मैं ये किस नेचर की हैं, ये एसिडिक नेचर की हैं, ये अम्लीय प्रकृति की हैं। तो बच्चा आरएनएसडी ने तो कहा था कि भाई जो H+ आयंस देगा वही एसिड है, इसका मतलब इसका ये तो अपवाद बन गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आरएनएस का सिद्धांत कौन कौन सी गैसों पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको वहां पे ऑप्शन में इन तीनों में से कोई भी गैस मिल सकती है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एसिडिक नेचर की हैं ये तीनों गैसेस। क्यों है, रीजन ये रहा कृष्णा। ठीक है, ये रहा रीजन, बता तो दिया। ठीक है, और यही 2 गैसेस सबसे ज्यादा एसिड रेन में भी करवाने का कारण बनती हैं, जो आगे आपको पढ़ाएंगे।
तो ये अपवाद है आरएनएस के सिद्धांत की। तो ये आरएनएस जी ने बात बोली थी, ये बात आपको पता लग गई, हम कौन से एसिड्स खाते हैं, कौन से नहीं खा सकते हैं। अब आ जाओ बच्चा दूसरा पॉइंट। अब आरएनएस ने जो आपके बेसिस होते हैं उनके बारे में क्या बोला, ठीक है। आरएनएस जी ने बेसिस के बारे में, क्षार के बारे में क्या बोला, तो क्षार के बारे में इन्होंने बोला, 2 नंबर पे लिखिएगा, बेस के बारे में क्या डेफिनेशन दी इन्होंने, क्षार के बारे में क्या बोला। तो आरएनएस ने कहा कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसको आपने पानी में डाला, एक्वस यानी कि जल में डाल दिया, तो जल में डालते ही जिससे OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो उसको आप कहोगे बेस। और OH नेगेटिव आयंस को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस कहते हैं। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी विलयन जिसको पानी में डालते ही जिससे OH नेगेटिव आयंस रिलीज हो जाए, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस दे दे, उसको बेस कहते हैं। ये आरएनएस ने कहा था, हमने नहीं कहा, आरएनएस ने कहा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल NaOH कल पढ़ाया था, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहते हैं। इसको जैसे ही आपने हल्का फुल्का पानी में डाला तो ये कैसे, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस, तो OH नेगेटिव आयंस दिया तो ये क्या हो गया, बेस। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी पानी में डाला तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस रिलीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये बात किसने बोली, ये आरएनएस जी ने बोली। और सेम इन्होंने बेसिस के लिए बोला कि भैया ऐसे बेस भी 2 प्रकार के होंगे, ऐसे बेस जिनके अंदर OH नेगेटिव आयंस क्या हो, मोर हो, मोर का मतलब ज्यादा हो, तो उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, यानी कि उनको हम प्रबल क्षार कहेंगे, प्रबल क्षार कहेंगे। और ऐसे बेस जिनके अंदर OH नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो लेस अमाउंट में होते हैं, कम होते हैं, तो उनको आप वीक बेस बोलोगे। उनको आप वीक बेस यानी कि इनको दुर्बल क्षार बोलोगे। वही जैसे एसिड के बारे में बोला, ठीक वैसे ही बेस के बारे में बोला। अब इनके एग्जाम्पल देखो, जैसे वीक बेसिस जो होते हैं ना, इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि आप जो कॉफी पीते हो ना, वो बेसिक नेचर की होती है, ठीक है, वो वीक बेस में आती है। जैसे आपका ब्लड, खून का पीएच वैल्यू 7.4 है, ठीक है, तो वो भी यहीं पे आता है, हल्का सा बेसिक। बोलते हैं ना अपन ब्लड को क्या बोलते हैं, स्लाइटली बेसिक। ब्लड को क्या बोलते हैं, स्लाइटली बेसिक या स्लाइटली अल्कलाइन, हल्का सा क्षारीय। जैसे समुंदर का पानी, सी वाटर, समुद्री पानी 8 पीएच वैल्यू होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हम, अब आप खुद देखिए, कॉफी हम पी सकते हैं, समुद्र का पानी कुछ लोग पीते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग पीते हैं। ठीक है, ओके, बात याद रखिएगा। ये कौन है, ये कृष्णा क्या कह रहे, मैम क्लास बंद कर दो। क्यों कर दूं मैं क्लास बंद, कृष्णा कौन है ये कृष्णा, हाँ क्यों कर दे भाई क्लास बंद, क्या हो गया है तुम्हें कृष्णा, समझ नहीं आया तो क्लास बंद कर दो। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया आपको, सारे बच्चे आराम से बढ़िया से पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हो कि क्लास बंद कर दो, ऐसे कैसे चलेगा काम बेटा, हाँ आप छोड़ दो क्लास को, ठीक है, बाकी सब बच्चे पढ़ रहे हैं, आप छोड़ दो क्लास को, ब्लॉक करवा दूंगी मैं बैच से, फालतू के बकवास करोगे तो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे समुद्री पानी हो गया, जैसे ब्लड हो गया, जैसे कॉफी हो गया, ये स्लाइटली अल्कलाइन या स्लाइटली बेसिक क्यों कहलाते हैं, बिकॉज इनके अंदर वीक बेस होता है। अब जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं उनको आप नहीं खा सकते, खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, वही बात है ना। और इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, इसके एग्जाम्पल में जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं।
और ये तो केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस की कैटेगरी में आता है। ये कपड़े धोने का साबुन बनाने में काम आता है, ठीक है। ये कपड़े धोने की साबुन बनाने में काम में आता है। टेक्निकल टीम मिस कृष्णा को ब्लॉक कर दो इस बैच से, ठीक है। दूसरा KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये नहाने वाला साबुन बनाने में काम आता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे या स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे उनको आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो, उनको आप कंज्यूम नहीं कर सकते हो। जबकि आप खाते क्या हो, अगर खाने में आप कोई भी बेसिक या एसिडिक नेचर की चीज खाते हो तो वो वीक एसिड और वीक बेस ही खाते हो, वीक एसिड और वीक बेस ही खाते हो, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? ये बात किसने बोली? ये बात आरएनएस जी ने बोली। तो आपको पता लग गया आरएनएस जी ने एसिड और बेस के बारे में क्या बोला, अम्ल और क्षार के बारे में क्या बोला। अब फिर से मैं वही बात रिपीट करूंगी कि केमिस्ट्री इज द एक्सेप्शन ऑफ, केमिस्ट्री इज द अनदर नेम ऑफ एक्सेप्शन। केमिस्ट्री है, वहां पे अपवाद तो होंगे ही होंगे। अब बच्चों इस आरएनएस जी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि भाई बेस किसको बोलेंगे? जो पानी में डालते ही OH नेगेटिव आयंस रिलीज करे, उसको आप बेस, उसको आप क्षार बोलोगे, ठीक है। ये बात आरएनएस ने बोली, मैंने तो बोली नहीं। अब एक मैं नाम लिख रही हूं NH3, अमोनिया। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो अमोनिया होती है वो बेसिक नेचर की होती है। वो कैसी? वो बेसिक नेचर की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। और आप देखो क्या अमोनिया यहां से OH नेगेटिव आयंस रिलीज कर रही है? नहीं कर रही है। तो भी ये बेसिक नेचर की है, इसका मतलब ये आरएनएस के कॉन्सेप्ट का क्या बन गया? अपवाद बन गया बेटा, अपवाद। तो आपसे पूछे आरएनएस के एसिडिक नेचर के अपवाद या एसिडिक जो डेफिनेशन दी थी उसके अपवाद कौन कौन था? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, तीनों एसिडिक नेचर की होती हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछे आरएनएस का जो बेस क्षार का जो कॉन्सेप्ट था या परिभाषा थी, उसमें अब एक्सेप्शन कौन बना? तो उसमें अपवाद बना अमोनिया, NH3 बना, NH3 बना। समझ में आ गई बात? ये स्टेटमेंट आरएनएस जी ने अपनी थ्योरी दी थी अबाउट एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस के बारे में ये बताया था। तो हमने एसिड और बेस के बारे में दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए बच्चा। किस किस का कॉन्सेप्ट? एक तो ओल्डेस्ट मेथड क्या कहता है एसिड और बेस के बारे में, और दूसरा हमने पढ़ लिया कि आरएनएस डी ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि एसिड्स क्या होंगे और बेस क्या होंगे, ठीक है। चले अब तीसरे पे चले। समझ में आ गई सारी बातें? एक बार फिर से देख लो। बच्चे, कुछ बच्चे कहते हैं हम कैसे नोट्स बनाएं, कैसे नोट्स बनाएं। अरे भैया नोट्स बड़ा सीधा सा बनाने का, जैसे मैं लिख रही हूं ऐसे ही तो आप बनाओगे नोट्स। मैं मुंह से थोड़ी बोल रही हूं, सिर्फ बोर्ड पे एक एक चीज लिख रही हूं, ऐसी एक एक चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब आता है तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा, अगर आपको यही आपको बेसिक चीजें केमिस्ट्री में समझ में नहीं आ रही तो आगे भूल जाओ, आपको केमिस्ट्री को समझ में आना है। कृष्णा जी ठीक है, आप कह रहे हो कि समझ में नहीं आ रहा है, आपके बस की नहीं आ गया, पढ़ ही नहीं पाओगे अगर आपको यही चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो। अब दो चीजें और बताती हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। आप केमिस्ट्री वाली लैब में सुनोगे, 3 नंबर तो बाद में देखेंगे, पहले आप नोट डाल के दो चीजें लिखना। ये नाम आप बहुत बार सुनते हो, जैसे नोट डाल के 2 पॉइंट लिखना। नोट का मतलब है इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा हटके है, कहीं पे पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। आप केमिस्ट्री वाली लैब में सुनते हो, आपसे मैम कहती है कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले आओ, बोलती है ना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले आओ। कभी सुना है ना आपने कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले आओ, या आपसे बोलेगी कभी मैम कि डाइल्यूटेड या डाइल्यूट एसिड ले आओ। कभी सुना है आपने केमिस्ट्री वाली लैब में? दो शब्द क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को कहते हैं हम सांद्रिक अम्ल, सांद्रिक अम्ल, और
डाइल्यूट एसिड का मतलब होता है आपका तनु अम्ल, हिंदी में इसको तनु अम्ल कहते हैं। अब क्या होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और क्या होता है डाइल्यूट एसिड? ऐसा एसिड जिसमें पानी क्या हो, कम, पानी कम हो और एसिड यानी कि अम्ल ज्यादा हो, अम्ल ज्यादा हो, उसको आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। डेफिनेशन लिख लो, द एसिड विच कंटेन्स मिनिमम वाटर, लिख लो, परिभाषा भी लिख दो, द एसिड कंटेन्स मिनिमम वाटर, ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर हो। हिंदी में लिख दो, ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा बहुत कम या ना के बराबर हो, बहुत कम या ना के बराबर हो, उसे आप सांद्रिक अम्ल कहते हो, उसको आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हो। दूसरी तरफ आपने डाइल्यूट कर दिया एसिड को, इसका मतलब आपने उसमें पानी ज्यादा रख दिया। अब पानी जब ज्यादा कर दिया तो एसिड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अम्ल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, एसिड विच कंटेन्स मोर वाटर या मैक्सिमम वाटर, ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, उसको आप डाइल्यूटेड एसिड कहते हो, उसको आप डाइल्यूटेड एसिड कहते हो। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? एक एक चीज मैंने आपको बोल दी है, लिखवा दी है बोर्ड पे, अब भी नहीं लिख पा रहे हो, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती इससे ज्यादा। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसके अंदर आपने पानी ना के बराबर या हल्का फुल्का पानी रखा, उसको आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। ये अगेन हम लैब वगैरह में काम में लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों पानी एसिड के अंदर कैसे मिलाते हैं, मैं इसका तरीका बताती हूँ आपको। इस तरीके से आपने 2 बीकर लिए, ठीक है, इसमें आपने पहले से क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ऐसे आपने पानी भर दिया, ये क्या है, ये पानी है इसमें। ठीक है, दूसरा बीकर लिया आपने ऐसे और आपने उसके अंदर एसिड डाल दिया, पहले से आपने क्या डाल दिया, कोई भी एसिड डाल दिया, मैं ये नहीं कह रही हूं, कोई भी एसिड डाल दिया आपने। अब आपको मैम ने बोला कि इसको कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट एसिड बनाओ, तो आपने क्या किया, जल्दबाजी में, यहां पानी था, यहां एसिड था, आपने ऊपर से एसिड के अंदर क्या डाला, पानी डालोगे, पानी डाल के ही तो डाइल्यूट करोगे। ठीक है, इधर पानी है तो इस पानी में आपने क्या डाला, जो जल है यानी कि जो वाटर है, उसके अंदर आपने क्या डाला, उसके अंदर आपने एसिड डाला। अब बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर कौन सा तरीका सही है, यहां पर कौन सा तरीका सही है। याद रखना, जब पहले से आपने बहुत सारा पानी भर रखा है किसी बीकर के अंदर, किसी कटोरी में, और आप ऊपर से एसिड डाल रहे हो, तो ये जो एसिड जैसे ही आएगा, ये इस तरीके से बबल्स, ये झाग बनाएगा, ये झाग बनाएगा, ये क्या बनाएगा, बबल्स, झाग बनाएगा। और ये गलत तरीका है डाइल्यूट करने का। डाइल्यूट करने के लिए हमेशा पहले एसिड होना चाहिए, उसके ऊपर से आप पानी डालोगे, तो ये सही तरीका होता है किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने का। तो ये बात भी आप याद रख लेना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, कैसे इसको करते हैं लैब में। तो बच्चा करने के लिए पहले आपके पास एसिड होना चाहिए बीकर के अंदर, उसके ऊपर से आप पानी डाल दो। अगर आपने पहले एसिड डाल दिया उसके बाद आप पानी ऐड कर रहे हो, तो वो बबल्स ऐसे झाग क्रिएट करेगा, आपके हाथ वाथ पे भी गिर सकता है, आपको कुछ हानि भी पहुंच सकती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये आपका आरएनएस का कॉन्सेप्ट यहां तक खत्म होता है। तो हमने एसिड बेस के बारे में ओल्डेस्ट मेथड, आरएनएस का मेथड पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 3 नंबर पे, अब आएगा तीसरा ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी मेथड। 3 नंबर पे आएगा ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, लिख दीजिए, लोरी कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। ठीक है, ये तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा मैं इसका नोट्स अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी।
चैप्टर खत्म होने के बाद नोट्स दूंगी, पहले होशियार ना बने, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ठीक है, लिखो ब्रॉन्स्टेड, और आपके बार बार कमेंट करने से भी मैं आपके नोट्स नहीं प्रोवाइड करवा दूंगी। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी सिद्धांत किसके बारे में आप बताओगे बच्चा? एसिड और बेस के बारे में। चैप्टर फिनिश हो जाएगा उसी दिन आपका नोट्स अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। बाकी पहले दिन से ही कह रही हूं, केमिस्ट्री के नोट्स खुद से बनाओगे तो ही कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब इसमें तो बिल्कुल भी आप ध्यान से पढ़ना, मेरी चीज को ध्यान से एक चीज सुनना। नोट्स बना रहे हो आप प्रिंस? अच्छा एक सेकंड, आपको मैंने ये क्या टिक गलत लगा दिए ना? ये नो 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 नो, ये मैंने गलत उल्टा बोल दिया। देखो आज तुम लोगों ने मेरा दिमाग वैसा कर दिया ना, ओहो एक मिनट ये गलत हो गया है। क्या मैंने क्रॉस किधर लगा दिया था? ये राइट मेथड है बच्चा। कहां पे? इधर मैंने क्रॉस लगाया था या इधर लगाया था अभी थोड़ी देर पहले? पहले एसिड डाल के आप उसमें क्या करोगे? पानी डालोगे। पहले पानी डाल के एसिड डालोगे तो वो सही मेथड है। तो पहले एसिड इधर था क्या? राइट टिक, ये राइट मेथड है, ये रॉन्ग मेथड है। मैंने शायद ये उल्टा तो नहीं बोल दिया बच्चा? इसको ठीक कर लेना, क्रॉस मैंने गलत लगा दिए होंगे शायद। पहले एसिड डालोगे, ऊपर से आपको क्या डालोगे? पानी डालोगे। यही बताया था क्या मैंने? ठीक है, ये थोड़ा सही कर लेना बेटा, ये ठीक है, ये सही कर लेना, ये सही मेथड है। पहले आप कहां पर क्या कर दिया मैंने? अभी क्या लिखा था मैंने? क्या लिखा था थोड़ी देर पहले? पानी के अंदर एसिड डालोगे तो वो सही मेथड है। तो पानी के अंदर एसिड डाला आपने तो ये सही तो है, इसको सही तो बताया था मैंने। कहां पे यार तुम राहुल, यार तुम गलत करवा रहे हो इसको। क्रॉस मेथड ये तो बताया था मैंने, सही तो बताया मैंने। पानी के अंदर एसिड डालोगे वो आपका सही मेथड है। ये पानी था, ये आपने एसिड डाला, तो ये सही मेथड है डालने का, ठीक है। और ये गलत मेथड है, एसिड के अंदर पानी डालोगे तो वहां बबल्स आ जाते हैं, ऐसे बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। क्या कुछ गलत बोल दिया था क्या मैंने बच्चों? तो एक बार सही कर लेना प्लीज ना। आज तुम लोगों के कमेंट्स और ये सब पढ़ के कृष्णा के और ये सब हो गया होगा। चलो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, डोंट वरी, कोई बात नहीं। तुम लोग गलत मत पढ़ लेना, हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई हो, कोई बात नहीं, दिमाग सही नहीं होता है उस दिन ऐसा हो जाता है। देखो आपने दो बीकर लिए, एक बीकर में आपने पहले से एसिड डाला, ठीक है, और इधर आपने क्या डाला? वाटर डाला, पानी डाला। अब पहले से जो पानी होता है ना, उसके अंदर आप बाहर से एसिड ऐड करोगे, अम्ल ऐड करोगे, तो झाग तो हल्के फुल्के आएंगे लेकिन बहुत कम आएंगे। तो ये सही मेथड है किसी भी एसिड को डाइल्यूट करने का। लेकिन अगर आपने पहले से एसिड डाल रखा है, अब उसमें बाहर से आप अचानक से पानी डालोगे, उसके अंदर वाटर ऐड करोगे, तो यहां से बबल्स ज्यादा बनेंगे। बबल्स हल्के से स्पार्कल्स क्रिएट हो सकते हैं और वो बबल्स इससे बीकर से बाहर निकल के आपके हाथ वाथ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दिस इज रोंग मेथड, दिस इज राइट मेथड। अब मैंने एकदम सही पढ़ाया, अब मुझे नहीं पता पहले मैंने इधर क्रॉस लगा दिया था या इधर कर दिया था, ये चीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ अगले पे, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आज के बाद मैं आप लोगों के कमेंट्स ना क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ूंगी, लास्ट में पढ़ूंगी, बीच में पढ़ूंगी नहीं, ठीक है। मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया था क्या? इधर क्रॉस गलत लगा दिया होगा ना? हाँ ऐसा ही होता है, कमेंट्स पढ़ने लग जाओ ना बीच में तो दिमाग वैसे ही चलता है। अब मैं आज स्टार्टिंग से 5 मिनट में, लास्ट में 5 मिनट में आपके कमेंट्स पढ़ूंगी, इसके अलावा बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। अब ये मैंने सही लिखा है, उससे पहले जो लिखा है उसको हटा देना, क्या पता मैंने कहीं पे राइट टिक कर दिया हो, कहीं उल्टा कर दिया हो। अब आ जाओ नेक्स्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ये बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चा, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था। बच्चों आप जानते हो हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं ना, हाइड्रोजन को हम 1H1 लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक ही प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 है। अगर आप हाइड्रोजन को 1H1 लिख रहे हो तो उसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और एक न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। अब मैंने कहा कि हाइड्रोजन ने अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, क्या कर दिया? इसका त्याग दे दिया। तो त्याग करते ही अब क्या बनेगा? अब बनेगा H प्लस, प्लस का मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया।
अब ये बताओ, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गया, जीरो हो गया, इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया, प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन तो पहले से जीरो है, तो क्या मैं इस H प्लस को प्रोटॉन बोल दूं प्रोटॉन में? भाई क्यों नहीं बोल सकते? हाइड्रोजन के एटम में इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद सिर्फ क्या बचा, एक प्रोटॉन ही तो बचा, तो हम इसको H प्लस को प्रोटॉन भी कहते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस या प्रोटॉन भी कहते हैं इसको, राइट। अब बच्चों सुनो कि ब्रोंस्टेड जी ने क्या कहा। ब्रोंस्टेड जी ने कहा कि जो एसिड्स होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी एसिड है वो अपना प्रोटॉन था उसको दे दिया, तो प्रोटॉन डोनर जो होंगे वो हमेशा ब्रोंस्टेड एसिड कहलाएंगे, ब्रोंस्टेड एसिड कहलाएंगे, ब्रोंस्टेड अम्ल कहलाएंगे। तो ब्रोंस्टेड जी ने कहा कि किसी भी एटम से जब कोई H प्लस निकल गया, प्रोटॉन का मतलब क्या है, H प्लस हट गया, H प्लस बाहर चला गया, H प्लस डोनेट कर दिया, बाहर निकल गया, एग्जिट कर गया, तो आप उसको ब्रोंस्टेड एसिड कहोगे। ध्यान से सुनना, मैं अभी एक इक्वेशन आपसे पूछूंगी, ठीक है। और जिसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि प्रोटॉन को अपने पास रख लिया, अट्रैक्ट कर लिया उस प्रोटॉन को, उसको आप ब्रोंस्टेड बेस बोलोगे, उसको आप ब्रोंस्टेड बेस बोलोगे। ये लो बात, ये बात किसने कही एसिड और बेस के बारे में, ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने कही। एक बार फिर से सुन लो, मैंने कहा कि 1H1 को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन, इसमें से आपने अगर इलेक्ट्रॉन को हटा दिया तो H प्लस बन जाता है, H प्लस में चूंकि सिर्फ एक प्रोटॉन बचा है तो इसको आप प्रोटॉन भी कहते हो। तो ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने कहा कि एसिड्स वो होते हैं जो H प्लस को त्याग देते हैं, और इसका मतलब प्रोटॉन डोनर को एसिड कहते हैं, हम प्रोटॉन को त्याग देने वाले को अम्ल कहते हैं। और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जो इस H प्लस को अपने पास अट्रैक्ट करता है, H प्लस को अपने पास रख लेता है, उसको ब्रोंस्टेड बेस कहते हो। ये बात ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने किसके बारे में कही, एसिड और बेस के बारे में कही, एसिड और बेस के बारे में कही। सुष्मिता कह रही है मैम प्रोटॉन क्यों कहते हैं? बेटा सुष्मिता देखो, इलेक्ट्रॉन है नहीं, न्यूट्रॉन है नहीं, सिर्फ प्रोटॉन है तो प्रोटॉन नाम दे दो। ये हाइड्रोजन के अलावा किसी और केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है सुष्मिता बेटा, समझ में आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक इक्वेशन, एक मैं बताऊंगी, दो आप बताओगे एग्जाम्पल, और ये एग्जाम में आते हैं बच्चा, ये एग्जाम में आते हैं, ऊपर लिखा है, बस आपको इसमें से देख के आपको बताना है। एक मैं इक्वेशन लिख रही हूं, F नेगेटिव, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, F नेगेटिव HCO3 नेगेटिव, और यहां से बन जाता है F, इस H के साथ जुड़ जाएगा तो HF बन जाएगा, प्लस आपका यहां से H चला गया तो CO3 2 नेगेटिव। अब देखो आपसे ये क्वेश्चन दे दी, क्वेश्चन कैसे आएगा? बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो दो क्वेश्चन तो ये बन गया कि ब्रोंस्टेड सिद्धांत के हिसाब से एसिड क्या होते हैं, तो एसिड ये है ना, ब्रोंस्टेड सिद्धांत के हिसाब से बेस क्या है, तो बेस ये है ना। अब तीसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, ये एक इक्वेशन दे दी और पूछेगा इसमें से ब्रोंस्टेड एसिड कौन है और ब्रोंस्टेड बेस कौन है। अब बच्चों ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है जो H प्लस दे दे, H प्लस डोनर, जो प्रोटॉन डोनर है, जिससे H हट गया वो ब्रोंस्टेड एसिड होगा। तो बच्चा देखो यहां पे H था, अब हट गया, तो ये क्या कहलाएगा, जिसने अपना H दे दिया, प्रोटॉन H प्लस एग्जिट कर दिया, प्रोटॉन डोनर, तो ये क्या होगा, ये ब्रोंस्टेड एसिड होगा। ये लो, ऐसे रेलवे अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ये ब्रोंस्टेड अम्ल होगा, ठीक है, जिसके साथ आके H जुड़ गया, जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, जिसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, तो यहां था नहीं, यहां लग गया H, तो ये क्या है, ये ब्रोंस्टेड बेस है। ये क्या है, ये ब्रोंस्टेड बेस है। अब बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप कर दोगे बच्चा?
कर दोगे, है ना? समझ में आ गई मेरी बात? कौन सा एसिड होगा? सिर्फ एसिड नहीं, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस, क्योंकि भाई आरएनएस ने तो अलग बताया था ना कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड जी अलग बात बोल रहे हैं, तभी तो मैं बता रही हूँ एसिड बेस की बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अब 2 एग्जाम्पल आप करो बच्चा, क्लास में प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अब 2 एग्जाम्पल लिख रही हूं, आप बताना। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे ये क्वेश्चन, मान लो एग्जाम में आ गए क्वेश्चन, जैसे क्लोरीन नेगेटिव है, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी H2SO4 से। ठीक है, क्या बना? तो यहां से बना बच्चा HCl प्लस H प्लस SO4। आपने क्या निकाल दिया? एक HCl निकाल दिया, तो HSO4 एक निकल गया ना, तो माइनस। चलो अब बताओ यहां से कौन सा ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा और कौन सा ब्रॉन्स्टेड बेस होगा? अब बताओ, समझ गए ना? चलो चलो धर्मेंद्र ये करो, फिर आपको समझ में आएगा बेटा। अब आप मुझे बताओ इसमें से ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन सा है और ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा है? साफ साफ ऊपर लिखा हुआ ब्रॉन्स्टेड एसिड वो होगा जो H प्लस दे देगा, प्रोटॉन डोनर है उसको ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलेंगे, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसको ब्रॉन्स्टेड बेस बोलेंगे। भाई जिससे H प्लस हट गया वो एसिड है, जिससे H प्लस आके जुड़ गया वो बेस है। अब खुद देख लो आप, कहां से क्या, क्लोरीन अकेला था, यहां पे आके H जुड़ गया इसके साथ, तो जिसके साथ आके जुड़ता है वो क्या होता है? जिसके साथ आके जुड़ता है वो बेस होता है। ये देखो ना बेस, तो ये कैसा बेस? ये ब्रॉन्स्टेड बेस है। ठीक है, सिंपल बेस नहीं है ये ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। इस इक्वेशन में ब्रॉन्स्टेड क्षार होगा। अब जिससे H निकला था इसके साथ यहीं से तो निकल के H गया, H2 थे H1 हो गया, तो बच्चा ये क्या हो जाएगा? ये ब्रॉन्स्टेड एसिड हो जाएगा। कर दोगे इसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो? बस मेरा काम है कॉन्सेप्ट समझाना, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए तो आप एग्जाम में कर दोगे। कर दोगे? एक और पूछ लो। सबने सही बताया, HCl ब्रॉन्स्टेड एसिड है। HCl ब्रॉन्स्टेड एसिड कैसे हो जाएगा बेटा? अभी भी गलत बता रहे हो। अरे ऊपर ये 2 चीज लिख लो ना, ये देखो, जिससे हाइड्रोजन आयन हट गया वो ब्रॉन्स्टेड एसिड, यानी कि जो H प्लस देता है कि ले जा भाई, और वो एसिड होता है, जो H प्लस लेता है वो बेस होता है। ये लो, ये लो। ठीक है, हाँ प्रीतम अब सही बोल रहे हो आप। मैम HCl तो एसिड है। अरे भैया एसिड की परिभाषा अलग अलग होती है, पढ़ा तो चुकी हूं मैं, और क्या पढ़ा रही हूँ। HCl एसिड है, आपने भी पढ़ा है बचपन से, मैंने भी पढ़ा है, छोटे बच्चे भी पढ़ेंगे, अगले 50 साल तक भी यही पढ़ेंगे। लेकिन ब्रॉन्स्टेड जी ने जो चीज बताई मैं वो बता रही हूँ, आप वो सुन लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करो बेटा ताकि आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ। एक है HI, इसकी आपने रिएक्शन करवा दी किसके साथ? आप करवा दो NH3 के साथ, NH3 अमोनिया के साथ करवाई, तो यहां पे बनेगा बेटा आपका NH4 बन जाएगा, 4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, NH यहां आ गया ना, प्लस आपका यहां से I निकल जाएगा। चलो बताओ इसमें ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन होगा और ब्रॉन्स्टेड बेस कौन होगा? फटाक से बताओ, मैं वेट कर रही हूं, 1 मिनट का समय देती हूं। जहां से एसिड हट गया, जिसने हाइड्रोजन आयन दे दिया, डोनेट कर दिया, वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है। फिर रिपीट कर रही हूं, जिसके आगे आके H प्लस जुड़ गया वो ब्रॉन्स्टेड बेस है। बहुत ही ज्यादा। हाँ गौरव, वैसे HCl इज एसिड बट अकॉर्डिंग टू हिम बता दिया। मैं बताऊं कि आप लोग बता रहे हो? कमेंट तो अभी तक आया नहीं। मैम NH4 बेस है और I एसिड है। देखो यहाँ पे HI था, यहाँ पे I अकेला बचा, H हट गया, जिससे H हटता है वो क्या होता है? वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है। तो ये ब्रॉन्स्टेड अम्ल कहलाएगा। जिसके साथ आके H जुड़ जाता है, यहाँ H3 थे, यहाँ H4 हो गए, तो बच्चा ये जो H प्लस को लेता है वो हमेशा ब्रॉन्स्टेड बेस होता है। ये ब्रॉन्स्टेड बेस है। ये क्या है? ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, ब्रॉन्स्टेड का क्षार है। ये लो। अब मुझे नहीं लगता ऐसी इक्वेशन कभी एग्जाम में आ गई तो आप अटकोगे, नहीं अटकोगे ना? 3 एग्जाम्पल दे दिए और ऊपर लिख दिया
तो ये आपका हो गया एसिड और बेस की थ्योरी। किसके बारे में बच्चा आप बताओगे? ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी ने जो बताई थी वो ये थी। ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया था वो ये था जो मैम ने बोला। पहला ओल्डेस्ट मेथड, इसमें चख लेंगे, लिटमस पेपर से पता कर लेंगे। दूसरा आरएनएस का सिद्धांत, H+ देगा वो एसिड, OH नेगेटिव देगा वो बेस, ज्यादा H+ देगा स्ट्रॉन्ग एसिड, कम H+ देगा वीक एसिड, ज्यादा OH नेगेटिव देगा स्ट्रॉन्ग बेस, कम देगा वीक बेस। तीसरा ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी, ये समझाया अभी। अब आ जाओ लास्ट कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के बारे में। इतना डिटेल में कहीं नहीं पढ़ोगे आप जितना मैं पढ़ा रही हूँ। बात समझ में आ रही है? लोग पढ़ाते हैं एसिड चखने में खट्टे होते हैं, pH वैल्यू 0 से 7 होती है, वो एसिड होता है, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, वो एसिड होता है। चलो लिखो HCl पहला एसिड। अभी तो मैंने एसिड पढ़ाई भी नहीं है आपके, ठीक है? चलो, लेकिन वो ये ना अच्छे टीचर की इज्जत बहुत कम है, सही बात है ये। नेक्स्ट लिखो लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट, जो टीचर अच्छे से पढ़ाता है ना उसकी इज्जत कम है आज की दुनिया में। जो टीचर नौटंकी ज्यादा करता है ना, हवाबाजी ज्यादा करता, उसकी इज्जत ज्यादा करते हो तुम लोग। चलो लिखो लुईस सिद्धांत। अब लुईस डी ने क्या कहा था वो भी सुन लो। लुईस सिद्धांत ने एसिड और बेस के बारे में क्या कहा था वो भी सुन लो। लुईस डी ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, लुईस डी ने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे यानी ग्रहण करे, उसको लुईस एसिड बोलोगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने साथ जोड़ लेता है ना, जो इलेक्ट्रॉन जोड़ लेता है उसको आप लुईस एसिड या लुईस एसिड बोलोगे। ठीक है, लिख दो, उसको आप लुईस अम्ल बोलोगे। अब सबने अपनी अपनी परिभाषा दी, लेकिन हमें तो सब पढ़ने पड़ेंगे ना। जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ले लेता है या इलेक्ट्रॉन के जोड़ को, देखो यहाँ पे जोड़ का मतलब वैसा जोड़ नहीं है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन जोड़ा लेता है, तो वो क्या कहलाता है? वो लुईस एसिड कहलाता है। उसको आप लुईस एसिड बोलोगे बच्चा। अब ये बताओ, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एग्जाम्पल आएंगे ऐसे, जैसे आपसे पूछेगा कि H+ और H नेगेटिव, इसमें लुईस एसिड कौन सा है, लुईस बेस कौन सा है, तो फिर आप अटक जाओगे। इलेक्ट्रॉन लेगा तभी जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कब लेगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो उसने इलेक्ट्रॉन लिए ना ऐसे। और इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कब होगी? जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए होंगे। जब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए होंगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देता है ना, तो बच्चा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। ये बात किसने बोली? लुईस डी ने बोली कि लुईस एसिड जनरली क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। जनरली पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। क्या? तो एसिड। जैसे इन्होंने कहा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं, लुईस एसिड के एग्जांपल लिख लेना, तीनों एग्जाम में आते हैं। H+, Cl+, ठीक है, और तीसरा लिखो Br+, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है, और ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के ग्रुप डी के पेपर के क्वेश्चन उठा के देखोगे तो उसमें मिलेगा Br पॉजिटिव लुईस एसिड है या लुईस बेस है, तो आपको बताना है ये लुईस एसिड है। मैं एक बार फिर से सुन लो क्या कहा इन्होंने। कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करे। और ग्रहण कब करेगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तभी तो वो लेगा। इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों पड़ी? क्योंकि उसने कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। तो इलेक्ट्रॉन डोनर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो जनरली लुईस एसिड पॉजिटिव होते हैं, जैसे H+, जैसे Cl पॉजिटिव, जैसे Br पॉजिटिव। इसी का जस्ट उल्टा कर लो, वो लुईस बेस बन जाएंगे।
लुईस बेस क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, डोनर जो होंगे उनको आप लुईस क्षार बोलोगे। ये लुईस ने बोला और किसने नहीं बोला, ये लुईस बेस बन जाएंगे बच्चा, ठीक है। तो लेविस बेस क्या बन गए? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करें, डोनेट करें, और डोनेट जब करेंगे तो दे आर हैविंग, लिख लो, दे आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो लुईस डी के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर ले वो लुईस बेस है। जैसे H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे OH नेगेटिव, ये बेस है लुईस जी के हिसाब से। आ गया समझ में? आ गया समझ में? ये आपकी एसिड बेस और के बारे में डेफिनेशन यहां पे खत्म होती है बच्चा। यहां पे जाके आपकी एसिड और बेस के बारे में डेफिनेशन खत्म होती है। अलग अलग साइंटिस्ट ने, आप कह रहे लुईस कौन है? अरे भैया साइंटिस्ट का नाम है नीरज, साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो इनके हिसाब से देखो सबने अपने अपनी परिभाषाएं दी, किसी की परिभाषा किसी से मैच नहीं कर रही है। अगर मैच कर रही होती तो हम एक ही कॉन्सेप्ट बना के पढ़ते ना, चार अलग अलग क्यों पढ़ते। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा? जैसे मैंने बताया कि ग्रुप डी में ऐसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो Br पॉजिटिव लुईस जी के हिसाब से एसिडिक नेचर का है, और OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, H नेगेटिव, ये लुईस बेस कहलाते हैं। तो आप ज्यादा कुछ ना झमेले में पढ़ के आप ये 3 लुईस एसिड और ये 3 लुईस बेस हैं, बस ये याद कर लो, ये आते हैं एग्जाम में। तो यहां पे आपकी एसिड बेस की डेफिनेशन खत्म हो जाती है बच्चा, जो आपके मैंने पढ़ा दी। अब आप किसी भी एग्जाम में कभी नहीं अटकोगे कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, आप कभी नहीं अटकने वाले हो। अब लिखोगे यूजेस ऑफ एसिड्स, अम्लों के उपयोग, कहां कहां पे कौन सा एसिड काम आता है। अब आपके एसिड बेस के एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल शुरू करने के लिए मैं आपको एक चीज पढ़ा रही हूं, पहले ये देख लो बेटा। पहले ना तुम लोग सब ये देख लो कि किसमें कौन सा एसिड होता है। ये आ जाते हैं एग्जाम में, किसमें कौन सा एसिड होता है। ये कुछ अपने आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वैसे सबको याद ही होते हैं ये जनरली। सेव में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। सेव खाते हो, सेव में मैलिक अम्ल होता है, ये नोट कर लेना, थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाए तो। नींबू खाते हो तो नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तीसरा, अंगूर खाते हो तो अंगूर में टार्टरिक एसिड होता है। हाँ सुनना, टार्टरिक एसिड अंगूर में भी होता है। और टार्टरिक एसिड इसके अलावा लिखो और कहां कहां मिलेगा आपको। टार्टरिक अम्ल मिलेगा इमली में, इमली में और कच्चे आम में। कच्चा आम खाते हो, कच्चा आम जिसको कैरी बोलते हैं, कच्चा आम, इन तीनों में टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। फिर टमाटर हो गया, पालक हो गया, ये सब आप नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। ऑक्जेलिक एसिड होगा, ये तो आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी पूरा। विनेगर जिसको आप सिरका कहते हो, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड, हिंदी में सेम नाम है, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ये सारे नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स में बना लेना, ठीक है। कच्चे आम में टार्टरिक एसिड होगा, बिल्कुल। इमली में टार्टरिक एसिड, अंगूर में टार्टरिक एसिड। दही खाते हो तो दही और छाछ में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लिख दो, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही, खट्टा दूध, कभी कभी आता खट्टा दूध, खट्टे दूध का मतलब दही तो हो गया ना। ऑरेंज, संतरा खाते हो, संतरे में कौन सा एसिड? अस्कॉर्बिक एसिड, लिख लो, अस्कॉर्बिक अम्ल। संतरे के अंदर, मौसम्बी के अंदर, दोनों के अंदर अस्कॉर्बिक एसिड होता है। चाय पीते हो है ना, तो चाय में होता है टैनिन, टैनिक मत कर देना सी, अच्छा टैनिन मत कर देना, सी लगाना है यहाँ पे, टैनिक एसिड, ठीक है। टैनिन तो चमड़े वाला होता है वो, टैनिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट, स्टमक जूस का मतलब है जठर रस, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
HCl, ठीक है। आंट बी, मधुमक्खी क्या छत्ता या फिर मधुमक्खी ने काट दिया या आपको किसी चींटी ने काट लिया, चींटी ततैया मधुमक्खी काटती है तो वहां पे फॉर्मिक अम्ल छोड़ के जाती है। ये कुछ अम्ल थे जो आपको ऐसे ही याद करने थे कि किसमें कौन सा होता है, कि किसमें कौन सा होता है, ठीक है। समझ गए बात को? अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे बच्चा। इस वेस्ट इंडीज का है क्या, मुझे नहीं पता बेटा। हाँ, ये नहीं पता मुझे कौन सा साइंटिस्ट कहां का रहने वाला है। ये आप अपने नोट्स में ऐसे के ऐसे छाप लेना। अब हम एक एक करके एसिड्स के यूज पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम मेन एसिड, जिसमें सबसे पहला एसिड लिख दो HCl। HCl के बारे में पढ़ेंगे। HCl जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, लिखो बच्चा। इसका कॉमन नेम जो हम कहते हैं म्यूटारिक एसिड, जबकि इसका केमिकल नेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जरा लिखिए इसके बारे में क्या क्या पॉइंट आप बनाओगे, ठीक है। ठीक है बच्चा। बेटा ये इसकी पीडीएफ देना मेरे बस का बात नहीं है, रोज रोज कि मैं इसकी पीडीएफ दूं, ये नहीं है। मैं चैप्टर खत्म होते ही नोट्स डलवा दूंगी बहुत सुंदर बढ़िया सी राइटिंग में। HCl को हम म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। HCl को म्यूरेटिक एसिड भी कहा जाता है। तो एग्जाम में आ जाए कौन से अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है, तो कहना HCl को कहते हैं। पूछे क्यों? क्योंकि भाई ये ना नमक बनाने में काम आता है, और नमक को ही आप म्यूरेटिक भी कहते हो कभी कभी केमिस्ट्री में, इसलिए इसका नाम देखो ना, नमक क्या होता है NaCl। तो इसमें आ रहा है ना HCl काम आता है। कैसे बनता है नमक, आगे पढ़ाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज रिएक्शन करवाते हो तो सोल्ट बनता है। अभी फिलहाल इतना लिख लो, ये म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ये जो एसिड है ना, ये कहां काम आती है? ये एक्वा रीगिया बनाने में। एक्वा रीगिया या एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया को हिंदी में बोलते हैं अम्लराज बनाने में। अम्लराज। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों अम्लराज लिखना है, अम्लों का राजा मत कर देना, वो H2SO4 हो जाएगा। अम्लराज बनाने में काम आता है, एक्वारीजिया सॉल्यूशन बनाने में काम आता है। अब ये एक्वारीजिया सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम गोल्ड और प्लेटिनम जैसी, गोल्ड हो गया प्लेटिनम हो गया, ऐसे धातुओं को क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं या उनको वॉश करते हैं, या तो उनको गलाते हैं या धोते हैं। आपने देखा होगा सोनार की दुकान पे क्या होता है, सोनार की दुकान के ऊपर क्या करते हैं? आप सोना दे के आते हो, आपके पास सोने की अंगूठी, और आप सोनार को जाके कहते हो मुझे इस अंगूठी की आप कानों की इयररिंग्स बना दो, तो वो क्या करते हैं? सोने को घोलते हैं या सोने को धो के सफाई करके देखते हैं, तो वो किस सॉल्यूशन में डालते हैं? वो एक्वारीजिया सॉल्यूशन में डालते हैं। एक्वारीजिया सॉल्यूशन होता क्या है एक्चुअल में? ये दो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन सा? HCl प्लस HNO3। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 को आप नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल कहते हो। इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाता है? तो 3:1 के रेशियो में मिलाते हैं, और इस रेशियो में मिलाने से हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार होता है, एक विलियन बनता है, उसी को एक्वारीजिया सॉल्यूशन कहते हैं, जिसके अंदर गोल्ड प्लैटिनम जैसी धातु मेल्ट नहीं सोल्यूबल हो सकती है, घुल सकती हैं, घुल जाती हैं, सोल्यूबल हो जाती हैं। तो सोने की प्लैटिनम की जो सफाई करते हैं वो इसी से करते हैं, सोने को प्लैटिनम को जिसमें गलाते हैं वो इसी में गलाते हैं। अब कुछ बच्चे ना ये रेशियो याद नहीं रख पाते हैं, HNO3 को 3 कराते हैं, नहीं HCl में कितने लेटर है? 3, तो 3 इसके और 1 इसका मॉलिक्यूल ऐड होगा, ठीक है। अब इसका एक नाम और होता है बच्चा, आप जानते हो सोना प्लैटिनम ये क्या होती है? रॉयल मेटल्स होती है बच्चा, ये रॉयल मेटल्स होती हैं। तो रॉयल मेटल्स को जब ये गला देता है तो इस सॉल्यूशन को आप रॉयल सॉल्यूशन भी कहते हो। लिख दो, रॉयल सॉल्यूशन के नाम से कभी एग्जाम में आ जाए ना
कि किसको बोलोगे रॉयल सॉल्यूशन, तो वो एक्वारीजिया का ही दूसरा नाम होता है। इसको शाही अमलराज भी कहा जाता है, लिख लेना, इसको शाही विलियन या शाही अम्लराज ऐसे कुछ नाम से आपको मिल जाए ना, तब भी यही इसका। ठीक है बच्चों, कैसे याद करोगे? HCl में 3 है ना, तो 3 HCl के डलेंगे, 1 इसका डलेगा, तो इसको म्यूरेटिक एसिड, ये एक्वारीजिया बनाने में, एक्वारीजिया क्या होता है मैंने बता दिया है। नेक्स्ट, यही जो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे पेट में पाया जाता है बच्चा, इसको कहते हैं हम स्टमक एसिड। स्टमक एसिड पेट वाली अम्ल है बच्चों, ये पेट वाली अम्ल है, यानी कि पेट में पाई जाती है। और पेट में अगर HCl का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए ना, तो यही एसिड क्या कर देता है, एसिडिटी कर देता है। तो एसिडिटी भी इसी की वजह से होती है। अम्लता, अम्लता का मतलब क्या होता है बच्चा? आपने ज्यादा खाना खा लिया, क्लास चल रही है ना, क्योंकि शायद टाइम हो गया तो रुक ना गई हो, मुझे पता नहीं है। आपने ज्यादा खाना खा लिया, शादी में गए, भरपेट पूरा बहुत सारा खा लिया, थाली प्लेट भर के ना, आपने जंक फूड ज्यादा खा लिया, तो ज्यादा खाना पचाने के लिए ज्यादा आपको एंजाइम्स चाहिए होते हैं, और पेट में एंजाइम्स को यही एसिड एक्टिवेट करती है, यही एसिड एक्टिवेट करती है, तो ये HCl भी ज्यादा बन जाता है आपके पेट में। और जितना ज्यादा HCl यानी जितना ज्यादा H+ आयन, जितने ज्यादा H+ आयन मतलब उतनी ही जलन ज्यादा महसूस, उसी जलन को आप एसिडिटी कहते हो, उसी को आप अम्लता कहते हो। अब ये अम्लता ठीक कैसे होगी, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा मैं रिपीट कर दूं, क्लास चल रही है तो मुझे लग रहा है क्लास का टाइमिंग ऊपर हो गया, तो क्लास बंद तो नहीं हो गई है क्या? हाँ, एक बार बता दूं फटाक से 5 मिनट में क्या पढ़ा, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ कहीं पे। चलो फटाक से देख लेते हैं, रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। हमने पढ़ा कि आरएनएस जी ने बताया एसिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं आरएनएस के हिसाब से, ये एक्सेप्शन है। फिर आरएनएस के हिसाब से बेस क्या होते हैं, उसका एक्सेप्शन क्या बनता है। फिर हमने पढ़े क्या कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड किसको कहते हैं। ये डेली लाइफ में काम आने वाली चीज है, एग्जाम में नहीं पूछता है। कैसे बनाते हैं लैब में, तो बच्चा एसिड पहले डाल के ऊपर पानी डालोगे तो बहुत सारे क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे, ठीक है, और जिससे आपका ये बाहर निकल सकता है, आपका एसिड धुएं के रूप में या स्मोक के रूप में, उससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये इसका सही तरीका है। पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे दिमाग में वो कृष्णा की चीज चल रही थी, तो मैंने उल्टा सुल्टा पढ़ा दिया होगा। कभी कभी दिमाग काम नहीं करते तो चीजें हो जाती है, लेकिन मैं तुरंत एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्रोंस्टेड जी ने क्या कहा था, एसिड वो हैं जो प्रोटॉन डोनर हैं, बेस वो हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि ब्रोंस्टेड एसिड कैसे निकालोगे, बेस कैसे निकालोगे। फिर लेविस जी ने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ले लेता है, और लेता वही है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। कमी कब हुई, जब उसने डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये लेविस बेस माने जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनर करते हैं, डोनेट करते हैं। फिर हमने पढ़ना शुरू किया यूजेस ऑफ एसिड्स। तो कुछ एसिड्स तो हम ऐसे काम में ले लेते हैं, ये देखो ऐसे, इसमें कौन सा अम्ल होता है तो आपको ये लिख लेना है। उसके बाद हमने सबसे बड़ा एसिड शुरू कर दिए हैं, पहला HCl पढ़ा है, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एसिड कितने हैं काउंट नहीं कर सकते रोहित आप। अब यार पता है क्या, तुम लोग ऐसी ऐसी बातें करते हो ना, भगवान कसम, किस एग्जाम में आया हुआ है कि एसिड कितने होते हैं? फिर पता है टीचर के दिमाग में ये चीजें चलने लग जाती है ना, तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, एक बच्चा कह रहा है एसिड कितने होते हैं, कौन से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई नहीं बता पाएगा, कोई मास्टर नहीं बता पाएगा कि एसिड कितने होते हैं। एक कह रहा है कि लेविस दी कहाँ के रहने वाले हैं, किस एग्जाम में आता है कि कौन सा साइंटिस्ट कहाँ का रहने वाला है, मैंने नहीं देखा है आज तक, ठीक है। एक कह रहा था कि मैम एसिड बनाए किसने, किस एग्जाम में आता है कि एसिड किसने बनाया, कोई एक थोड़ी है एसिड जो बना लेगा। एसिड तो मेरे स्कूल की लैब में जो हमारी लैब ऑपरेटर थी वो मैडम बना लेती थी, तो क्या उन मैडम का नाम लिख दूं मैं यहाँ पे? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ बैठो यार क्लास में, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ बैठो।
समझ में आई मेरी बात? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते ना फिर टीचर, मेरे को ऐसा लगता है यार बाबा, एक वो कृष्णा कह रहा क्लास बंद कर दो, मेरे को नहीं पढ़ना इसलिए क्लास बंद कर दो। उसी की वजह से मेरे से वो आज थोड़ा सा क्रॉस और राइट का चिन्ह गलत लग गया था। उसके बाद भी उसने बहुत सारे मैसेज किए, मैंने पढ़े नहीं, है ना, मैंने पढ़े नहीं। पता तुम लोग ना वही बच्चे हो, मैं पीपीटी बना के ले आऊं सुंदर सी कलरफुल सी, उसी पीपीटी में रगड़ती रहूं लाइनें ऐसी, है ना, वैसे ही पढ़ाऊं, वाह मैडम क्या पढ़ाती है, वाह मैडम क्या पढ़ाती है। तुम लोग वही बच्चे हो, आजकल यही जमाना है, समझ रहे हो आप? बस उस पीपीटी में लिखा होगा एसिड क्या होते हैं, जो H+ दे, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दे वो एसिड है, और जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो एसिड है। चलो बच्चों लिखो कि इसमें कौन कौन सा एसिड है, उसकी पीपीटी बना के लेके आ रहा टीचर, वो पढ़ के तुम लोग तालियां बजाना शुरू कर देते हो, वाह क्या टीचर है, वाह क्या टीचर है। लेकिन एक टीचर ढंग से आपको पढ़ा रहा है, एक एक चीज उस लेवल पे ले जाके पढ़ा रहा है, तो उसको आप बिल्कुल इज्जत नहीं देते हो। ऐसे पता है सच में अगर हमारे जमाने में ऐसे टीचर मिल गए होते ना, देखो हमारे जमाने में तो किताबें ही नहीं पता थी किस किताबें में पढ़ लें, कौन सी किताब से क्या पढ़ लें, आपको सब। अब सबसे ज्यादा मुझे इस कमेंट से इरिटेशन होती है, मैम नोट्स कैसे बनाएं। अरे तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी क्या? एक एक चीज मैंने बोर्ड पे लिख दी, अब इसके नोट्स नहीं बना सकते तुम लोग? एक बार बना लो यार, केमिस्ट्री ना मैं नोट्स दे भी दूंगी तो समझ में नहीं आएगी, तुम कहते हो मैं अपलोड करवा देती हूँ नोट्स, मैंने जानबूझ के नहीं करवा रखे। तुम्हें क्या लग रहा है 8 साल से पढ़ा रही मेरे पास नोट्स नहीं होंगे क्या? 10 अलग अलग हैंड राइटिंग में नोट्स होंगे मेरे पास, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं दे रही, आपके भले के लिए। ये अलमारी किसी दिन कैमरा इधर खोल के दिखाऊंगी ना, इतने नोट्स भरे पड़े इतने, लेकिन कभी नहीं पढ़े आज 10 साल में। ऐसे ही आप लोग करते हो, पीडीएफ नोट्स चिल्लाते हो, लेकिन नोट्स को कभी खोल के नहीं देखते हो आप। ये सच है 99% बच्चों का। तो मैं आप लोगों का भला सोचने के लिए कह रही हूँ कि एक बार मेरे साथ तुम लोग बना लो ना यार नोट्स, उसके बाद जीवन में बनाने की जरूरत ही ना पड़े तुम्हें नोट्स। फिर भी मैं कह रही हूँ कि हर चैप्टर के बाद आपको बहुत सुंदर सी राइटिंग में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, जैसे कर रखे हैं बायोलॉजी में। देखो ना कितने चैप्टर के, हार्ट वाले के आप देखोगे, उसके बाद ब्लड वाले चैप्टर के, सबके। लेकिन चैप्टर खत्म होने से पहले दे दूंगी ना, तो कुछ बच्चे होशियार बनने के चक्कर में वही वो कमेंट टाइप करते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। और कौन टीचर सच में आपका भला चाहता है, कौन आपका भला नहीं चाहता है, जो सिर्फ व्यूज के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए पढ़ाता है, दोनों में डिफरेंस आपको क्रिएट करना है, मुझे नहीं करना है। ठीक है, मेरा काम पढ़ाना है, मुझे उतने ही पैसे तब मिलेंगे जब मैं इस एसिड बेस चैप्टर को 1 क्लास में खत्म कर दूंगी, उतने ही पैसे मुझे तब मिलेंगे जब मैं 6 क्लास में खत्म कर दूंगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से नोट्स बनाओ। फिर जिस दिन आप किसी भी, कभी आपने देखा मैंने अपनी किताबों को प्रमोट किया है, कभी किताब के बारे में आपको बता रही हूँ कुछ भी नहीं। मैं कह रही धरती की कोई भी किताब ले लेना, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, कॉन्फिडेंस मैंने ऐसे नहीं अर्न किया है इसको। मेरे से पढ़ के आप धरती की कोई भी किताब के क्वेश्चन लगाओ, कोई भी पेपर के लास्ट प्रीवियस ईयर लगाओ, वो आप लगा पाओगे। एक आधा तो यार भगवान से भी छूट जाता है, मैं तो इंसान हूं ना, समझ रहे हो आप? वो एक कॉन्फिडेंस लेवल क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ उस लेवल का हूं, और आपको बहुत काम भी करती हूँ मैं कंटेंट पे। इसलिए बच्चों मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ। पीडीएफ नोट्स चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। बतेरे नोट्स हैं, लाइब्रेरियां भरी की भरी रखी है इतनी मोटी मोटी किताबों से। मेरे खुद के घर में इतने किताब है, 150 किताब होंगी, मैंने उसमें से 2 नहीं पढ़ी होंगी आज तक। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ोगे मेरे साथ, है ना, कल से प्लीज। और कृष्णा जी आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको ब्लॉक करवा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको एक मौका देते हैं, मैं अनब्लॉक करवा दूंगी आपको वापस इस बैच से। ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा मत करना बेटा, है ना। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर।